डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मैं गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सॉल्यूशंस कवर करूं। तो हम एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से स्टार्ट कर रहे हैं आज, और हर एक लेक्चर में 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ए है, उसमें दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वाटर का कंजप्शन है वो इंक्रीज होगा। और सेकंड स्टेटमेंट है रीजन, इसमें दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर इंक्रीज करने से वाटर का कंजप्शन बढ़ता है, और इसके दो मेन रीजंस हैं। एक तो ये कि जहाँ पर भी लीकेज हो रहा है वहाँ पर अब प्रेशर ज़्यादा है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी लीकेज की, और डिस्चार्ज है वो ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो दूसरा रीजन है कि अपर फ्लोर्स में जो थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर में जो लोग रह रहे हैं उनको भी फ्रीली वाटर अवेलेबल रहेगा, तो वो वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ नहीं करेंगे और वेस्टेज जो वाटर होगा वहाँ पर फिर। तो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है, और आर है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड में दिया है कि किसी भी लोकेलिटी में पर कैपिटा कंजम्पशन है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अफेक्ट करता है। सेकंड है क्वालिटी ऑफ वाटर, ये भी वाटर कंजम्पशन को इफेक्ट करता है। अगर अच्छी क्वालिटी का वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो वाटर का कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। उसका रीज़न ये है कि फिर लोग दूसरे सोर्सेज नहीं रखेंगे वाटर के, जैसे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कुछ लोग अपने हैंडपम्प ट्यूबवेल वगैरह रखेंगे। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनका कि वाटर का जो स्टैंडर्ड उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो अपने अलग से कुछ सोर्सेज रखेंगे। लेकिन अच्छी क्वालिटी का वाटर है तो फिर सारे के सारे उसी सोर्स पर डिपेंड करेंगे जो पब्लिक सप्लाई है। फर्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो अगर हॉट और ड्राई क्लाइमेट होगा तो कूलिंग में, वॉशिंग में, बाथिंग में, इन सब में ज़्यादा वाटर कंजप्शन होगा कंपेयर टू ह्यूमिड और कोल्ड क्लाइमेट। तीनों ही फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वाटर के पर कैपिटा कंजम्पशन को, तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन थर्ड में दिया है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि डिक्रीज करेगा पर कैपिटा कंजम्पशन को। तो बी का हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि यह तो इंक्रीज करेगा। डी का भी देखा कि बताया, मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर हॉटर क्लाइमेट है तो वहाँ पर वाटर का कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि अगर प्लांटेशन में कर रहे हैं तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा गार्डन में जो यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा वॉशिंग में, कूलिंग में, इन सब में भी वाटर यूज होगा। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अगर, तो वाटर का कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा घर होगा, ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज होंगी, तो ये भी इंक्रीज करता है वाटर कंजम्पशन को। मीटरिंग सिस्टम का यूज है, ये वाटर कंजम्पशन को डिक्रीज करता है। बेसिकली दो मेथड्स हो सकते हैं पब्लिक से चार्ज करने का वाटर सप्लाई के लिए। एक तो होता है कि पर कनेक्शन फिक्स कर दिया जाए कि हर एक कनेक्शन पर मंथली इतना चार्ज होगा। दूसरा होता है कि जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वैसे ही हर घर में कितना वाटर कंज्यूम हुआ उसका मीटर लगा होगा वहाँ पर, और उसके बेसिस पे फिर चार्जेस होंगे। तो मीटरिंग सिस्टम अगर होगा तो लोग वेस्टेज नहीं करेंगे, वाटर को इकोनॉमिकली यूज करेंगे, तो वाटर का कंजम्पशन है वो डिक्रीज होगा। तो ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन फोर्थ में दिया है कि आर्ली वेरिएशन फैक्टर है ये यूजुअली कितना होता है। तो एक तो डेली वेरिएशन फैक्टर होता है, एक आर्ली वेरिएशन फैक्टर होता है। डेली वेरिएशन फैक्टर है वाटर का जो कंजम्पशन होगा 365 डेज में एनुअली, अगर हम देखें तो हर डे सेम नहीं होगा, उसमें वेरिएशंस होते रहेंगे, बट पूरा 365 डेज में एक ऐसा डे होगा जिसमें कि वाटर का कंजम्पशन मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं कि दिवाली का दिन है, सब वॉशिंग कर रहे हैं अपने घरों की, और क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम हो रहा है। तो इस दिन जो वाटर कंज्यूम होगा वो एवरेज जो वाटर कंज्यूम हो रहा है उसका कितना परसेंट होगा। तो ये फैक्टर होता है 1.8, मतलब 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज डेली कंजम्पशन को, तो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन आएगा हमारे पास। और इसी तरीके से आर्ली भी वेरिएशंस होते हैं। दिन में अगर हम देखें तो मॉर्निंग के आवर्स में ज़्यादा वाटर यूज़ होगा, उसके बाद दिन में काफ़ी कम होगा, शाम को टाइम सारे लोग वापस घर पहुंच जाते हैं ऑफिस से, स्कूल से, तो वाटर का कंजम्पशन फिर से बढ़ सकता है। इस तरीके से वेरिएशंस होते हैं थ्रू आउट। जैसे मान लिया कि सुबह 7 से 8 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा लोग वाटर यूज़ कर रहे हैं, तो अब पूरे 24 घंटे में जो एवरेज वाटर कंजम्पशन है, एवरेज कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, पूरे 24 घंटे में कितना वाटर कंज्यूम हुआ उसको 24 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज कंजम्पशन आ जाएगा। और जो मैक्सिमम कंजम्पशन है जो 7 से 8 बजे के बीच हो रहा है, इनके बीच में क्या रेशियो होगा, तो जो मैक्सिमम कंजम्पशन है वो एवरेज कंजम्पशन का होता है 1.5 टाइम्स। तो डेली के बेसिस पे अगर कर रहे हैं तो 1.8 होगा फैक्टर, और इसमें 1.5 होगा। तो क्वेश्चन में आर्ली वेरिएशन फैक्टर पूछा है तो 1.5 हो जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ में पूछा है कि एवरेज डेली कंजम्पशन एक सिटी का वो 1 लाख मीटर क्यूब है, तो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑन पीक आर्ली डिमांड कितना होगा।
तो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन होगा इसका 1.8 टाइम्स, तो 1.8 इंटू 1 लाख। अब पूछा है कि मैक्सिमम डेली कंजम्पशन और पीक आर्ली डिमांड। अब पीक आर्ली होगा इसका 1.5 टाइम्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,70,000, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6 में पूछा है कि डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स हैं वो किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि हम एवरेज डिमांड्स को भी स्टडी करते हैं और मैक्सिमम डिमांड्स का भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स डिजाइन करने हैं वाटर सप्लाई के, तो कौन सा कंपोनेंट है वो कौन सी डिमांड के लिए डिजाइन करेंगे। तो इसके लिए गाइडलाइन है कि जो सोर्सेज ऑफ सप्लाई है जैसे कि वेल है, इनको हम डिजाइन करते हैं मैक्सिमम डेली कंजम्पशन के लिए। पाइप मेन्स को भी मैक्सिमम डेली कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसमें कि वो पाइप भी आ रही हैं जो कि सर्विस रिजर्वोयर से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वाटर सप्लाई कर रही हैं। इसको डिजाइन किया जाता है, दो फैक्टर लेते हैं, जो मैक्सिमम होगा उसके बेसिस पे डिजाइन करेंगे। एक तो है मैक्सिमम आर्ली ड्राफ्ट ऑफ मैक्सिमम डे, जिस डे में मैक्सिमम वाटर यूज हो रहा है उसमें मैक्सिमम आर्ली जो वाटर यूज है वो, या फिर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट विथ फायर होता है कि मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। अब इनमें जो मैक्सिमम होगा दोनों में ये या फिर ये, उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स को डिजाइन करेंगे। तो ऑप्शंस में हम देखेंगे तो फिर डी मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में दिया है कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का जो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड है ये अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड के कंपैरेटिवली लेस वैल्यू देगा, हायर देगा, सेम देगा। आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा होगा मैथ्स में, यहाँ पर एग्जैक्टली सेम होता है। अर्थमेटिक वाला है ये सिंपल इंटरेस्ट को फॉलो करता है, ज्योमेट्रिक वाला फॉलो करता है कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, जो ज्योमेट्रिक वाला है ये हायर वैल्यू देगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक पॉपुलेशन 1000 है, नेक्स्ट ईयर वो पॉपुलेशन हो गई 1200 और उससे अगले साल की हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल अर्थमेटिक में तो हम इसका डिफरेंस लेते हैं 200। तो हमने मान लिया कि हर साल पॉपुलेशन है और 200 इंक्रीज हो रही है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो 1000 है तो 200 इंक्रीज हो रही है या वो 2000 है तो 200 इंक्रीज हो रही है। हम जस्ट ये कितना इंक्रीज हुआ सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं। जो बेस पॉपुलेशन है उसके लिए हमारा कुछ रोल नहीं होता है इसमें। तो अब नेक्स्ट सेकेंड ईयर में हमें पॉपुलेशन चाहिए, तो क्या करेंगे, 1200 में फिर से 200 जोड़ देंगे और ये 1400 हो जाएगा। जबकि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में जब हम करेंगे तो परसेंटेज निकालेंगे कि 200 इंक्रीज हो रहा है तो कितनी पॉपुलेशन पे हो रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है। तो हम करेंगे इसमें 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, तो यहाँ से आएगा 20%, कि 20% इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में। तो अब हम क्या करेंगे, 1200 को 20% से इंक्रीज कराएंगे, तो ये 1200 प्लस 1200 इंटू 20%, और ये आएगी 1440, और ये आ रही थी 1400। तो ज्योमेट्रिक वाली ज़्यादा आती है। ये ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से कंपेयर करते हैं अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है वो लेसर वैल्यू देता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 8 में दिया है कि एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में 5000 है, नेक्स्ट में 7000 है, उसके बाद 8400 है। तो फोर्थ कंजिक्यूटिव ईयर में पॉपुलेशन क्या होगी, मेथड हमें यूज करना है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में हम परसेंटेज निकालते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 2000 इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन बेस पॉपुलेशन थी 5000, तो 5000 की पॉपुलेशन में 2000 का इंक्रीज हुआ, तो 2000 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 100 किया तो 40% आ गया। सेम इसी तरीके से हमने नेक्स्ट वाले के लिए निकाला। यहाँ पर है कि 7000 से 8400 हुई है, तो इंक्रीज हुआ 1400 का। बेस पॉपुलेशन थी जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी वो थी 7000, तो डिवाइडेड बाई 7000 इंटू 100, तो ये आ गया 20%। अब हम एवरेज निकालते हैं इसका, जो 20 और 40 का एवरेज आ जाएगा 30%। अब 30% हम रेट मान रहे हैं इंक्रीज होने की, तो थर्ड ईयर के एंड में 8400 तो पहले से पॉपुलेशन है, इसका 30% है वो इंक्रीज होगा, तो इनको ऐड करेंगे तो ये 10920 आ जाएगा। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10th में दिया है कि एक यंग और रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी है, तो उसकी फोरकास्टिंग के लिए कौन सा मेथड है वो बेस्ट रहेगा। तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड होता है सबसे ज़्यादा हायर वैल्यू देता है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में। तो जो भी रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी है और यंग सिटी है उनके लिए ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड बेस्ट रहता है, और जो सिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है और ज़्यादा उनमें रैपिड ग्रोथ नहीं हो रही है वहाँ पर अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड बेस्ट रहता है। क्वेश्चन 10th में दिया है
कि एक वेल में पंपिंग के कारण वाटर टेबल में जो डिप्रेशन होगा वो मैक्सिमम कहाँ पर होगा। तो ये कोई सोइल है, ये इनिशियली वाटर टेबल था, ये ग्राउंड सरफेस है। इसके बाद यहाँ पे ये वेल बनाया गया और इससे हम वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आसपास की जो भी सेचुरेटेड सोइल थी इसमें से वाटर एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल रहे हैं। तो इसके कारण वाटर टेबल है वो थोड़ी सी नीचे जाएगी और इसको बोला जाता है डिप्रेशन इन वाटर टेबल। जो वेल बनाने के बाद में वाटर टेबल होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि डिप्रेशन है वो वेल के आसपास सबसे ज़्यादा है और जितना वेल से हम दूर जा रहे हैं वो डिप्रेशन कम होता जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो क्लोज टू द वेल मैक्सिमम होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 11th में दिया है कि वो डिवाइस जिसको हम इंस्टॉल करते हैं वाटर को विड्रॉ करने के लिए किसी सोर्स से। तो ये इंटेक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको रिवर, लेक या रिजर्वर में लोकेट किया जाता है। वो वाटर वहाँ से उस सोर्स से विड्रॉ करें और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पहुँचाएं। ये स्ट्रक्चर्स बने होते हैं मशीनरी और कंक्रीट के, और यहाँ पर स्क्रीनिंग वगैरह यूज़ की जाती है ताकि जो भी फ्लोटिंग लार्ज मटेरियल है वो वहीं पर रह जाए और थोड़ा क्लियर वाटर हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाने के लिए मिल जाए। तो डी हो जाएगा इंटेक्स। क्वेश्चन 12th में दिया है कि करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगी पोरोसिटी, स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन में। तो सॉइल के अंदर जो पोर्स हैं वो दो टाइप के पोर्स होते हैं। एक लार्ज पोर्स होते हैं जिनको मैक्रोपोर्स बोला जाता है, जिनमें जो वाटर है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण ड्रेन आउट हो जाता है। दूसरे माइक्रोपोर्स होते हैं, छोटे पोर्स होते हैं, जिनमें जो वाटर है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण ड्रेन आउट नहीं होता है, कैपिलरी फोर्सेस के कारण वो वाटर हेल्ड किया हुआ होता है। तो जो हम ट्यूबवेल वगैरह से जो पानी निकाल रहे हैं वो होता है वो लार्ज पोर्स वाला वाटर। तो स्पेसिफिक यील्ड होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ग्रेविटी से ड्रेन कर सकते हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्रेन्ड। दूसरे छोटे वाले फोर्स हैं, उनमें जो वाटर है जिसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फैक्टर होता है स्पेसिफिक रिटेंशन। ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर हेल्ड अगेंस्ट ग्रेविटी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब सेचुरेटेड तो है सॉइल, तो कुछ वाटर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एयर तो वहाँ पर अब प्रेजेंट है नहीं। और पोर्स हमने लार्ज और स्मॉल वाले सारे कंसिडर कर लिए, इनको ऐड किया तो दोनों टाइप के पोर्स आ गए। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स अपॉन टोटल जो सोइल का वॉल्यूम है। तो ये होता है पोरोसिटी। तो हम कह सकते हैं कि पोरोसिटी है वो इक्वल होगा स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में पूछा है कि वह कौन सा वॉल्व है जिसको सक्शन पाइप में प्रोवाइड करते हैं ट्यूबवेल में। तो इसको चेक वॉल या रिफ्लक्स वॉल बोला जाता है, और इसको ऐसी लोकेशन है जहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमें फ्लो को अलाउ करना है वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है। एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं इसका। और भी बहुत टाइप के चेक वॉल्स होते हैं, बट ये सबसे सिंपलेस्ट है आपको समझने के लिए। जैसे कि यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है और यहाँ पर हिंज लगी है, इससे आगे ये गेट यहाँ पे अटैच किया हुआ है। अब अगर इधर से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यहाँ चला जाएगा गेट और इजीली इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए तो क्या होगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पर, ये हिंज के अबाउट यहाँ पे आगे रोटेट होना चाहेगा, बट ये ऑब्स्ट्रक्शन इसको आगे नहीं जाने देगा। तो इस डायरेक्शन में कोई भी फ्लो पॉसिबल नहीं है। और इसको यूज करने का पर्पज ये है कि अगर ये नहीं प्रोवाइड किया है तो रिवर्स फ्लो भी हो सकता है, जो पानी इकट्ठा किया हुआ है वो वापस से भी ट्यूबवेल के अंदर जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए चेक वॉल्व या रिफ्लक्स वॉल्व का यूज करते हैं। तो बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 14 में दिया है कि ट्यूबवेल का मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होता है। तो ये वैल्यू आपको याद ही रखनी पड़ेगी, 50 लीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बट आपने ट्यूबवेल अगर देखे हैं तो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि वो इतना ज़्यादा भी उनका डिस्चार्ज नहीं होता है कि 1000 लीटर की टंकी वो सिर्फ 2 सेकेंड्स में फिल कर दें, और इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। इतना कम भी नहीं होता है कि वो 1 सेकेंड में जस्ट 5 लीटर वाटर ही विड्रॉ कर पाए। क्वेश्चन 15 में दिया है कि शैलो वेल्स के कंपेरेटिवली डीप वेल्स हैं, उनमें क्या होता है, उनकी डेप्थ ज़्यादा होती है, कम होती है, डिस्चार्ज कम होता है, ज़्यादा होता है। तो ये एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। ये एक है इम्परवियस लेयर। अब एक तो ट्यूबवेल बनाया यहाँ तक जो यहाँ से वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा ट्यूबवेल है इसको डग किया इस लेयर के नीचे तक, ये वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है इसके नीचे से। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर ये इम्परवियस लेयर है वैसे ही कोई नीचे भी इम्परवियस लेयर है, और यहाँ पर ये एक्यूफायर है कन्फाइंड, और यहाँ पर एक ही साइड में इम्परवियस लेयर है, ऊपर तो ग्राउंड सरफेस है, कोई इम्परवियस लेयर नहीं आ रही है, तो ये हो गया अनकन्फाइंड।
अब यहाँ पे जो भी डिस्चार्ज होगा, अगर कन्फाइंड एक्यूफर से कोई ट्यूबवेल डिस्चार्ज ले रहा है तो वहाँ का डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। उसका रीज़न ये है कि कन्फाइंड एक्यूफर में जो वाटर है वो प्रेशर में है। जहाँ पर भी ज़्यादा प्रेशर में वाटर है वहाँ पर जो फ्लो होगा वो हायर वेलोसिटी से होगा। अब किसी को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि डीप वेल है, उसकी डेप्थ भी तो ज़्यादा है। तो ऐसा सिर्फ यहाँ पर हो रहा है, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो हमेशा। ऐसा भी हो सकता था कि इम्पेरियस लेयर है कुछ इस तरीके से जा रही हो और इसके नीचे दूसरी इम्पेरियस लेयर है वो इस तरीके से जा रही हो। अब यहाँ पर ये है, ये सेलो वेल है, ये यहाँ से वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहा है अनकन्फाइंड एक्यूफर से, और ये वाला डीप वेल होगा। इसकी डेप्थ ऐसा भी हो सकता है कि यहीं तक हम रखें, सेलो वेल से भी कम रखें, बट ये अभी जो इसमें वाटर है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है कन्फाइंड एक्यूफर से, तो उसका डिस्चार्ज हमेशा ज़्यादा होगा। डेप्थ किसी की भी कम ज़्यादा हो सकती है पर डिस्चार्ज हमेशा डीप वेल का ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है सेलो वेल के कंपेयर में डीप वेल का डिस्चार्ज, तो होगा मोर डिस्चार्ज। इस टाइप के क्वेश्चंस में काफ़ी बार आंसर पता होते हुए मिस्टेक्स कर देते हैं स्टूडेंट्स, उल्टा समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा पैनिक नहीं करना है, एग्जाम में आराम से आंसर करने हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।